यस, तो रिवीजन चल रहा था आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, और हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स थे, उसके आगे हम लोग चलेंगे। 10 प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस कर लिया था हेनरी फयोल के। 11वां प्रिंसिपल है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। 11वां प्रिंसिपल है बेटा ऑर्डर इक्विटी। इक्विटी, अब ये इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनीथिंग। यू मस्ट नॉट गिव एनी अनड्यू फेवर टू एनीबडी, ठीक है ना, ठीक है। थिंग्स आर टू बी डन इक्वली, इसका मतलब फेयरनेस। जस्टिस, न्याय, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, ये की वर्ड्स हैं जिससे तुम ये समझ सकते हो कि इक्विटी का क्या मतलब हुआ। तो हेनरी फयोल ने बोला कि देखो, तुमको फेयर रहना है, जस्टिस इंप्लीमेंट करना है, एंड यू मस्ट नॉट बी पार्शियल टू एनीबडी। इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि भैया इसका इफेक्ट क्या होगा, यानी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मालूम क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहली बात कि तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या रहेंगे? हैप्पी, सेटिस्फाइड। क्या रहेंगे? हैप्पी, हैप्पी, सेटिस्फाइड। यू विल गेट व्हाट? सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़। आपके एम्प्लॉयज़ क्या होंगे? प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, ठीक है ना। नो लॉस ऑफ मोटिवेशन। एम्प्लॉयज फील मोटिवेटेड, है ना, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे। लॉयल टू ऑर्गेनाइजेशन, डिवोटेड टू देयर वर्क, टू दी टास्क। जो भी टास्क उनको आपने दिया उसके प्रति वो बिल्कुल डिवोटेड रहेंगे, ये इसका फायदा होगा। अच्छा, मान लो ये इक्विटी नहीं होगी तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन की जगह डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी, मोटिवेशन की जगह फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, डीमोटिवेशन हो जाएगी, हैप्पी की जगह अनहैप्पी हो जाएंगे, भाई परेशानी क्रिएट करेंगे आपके लिए, ठीक है। एब्सेंट रहने लगेंगे, काम पे नहीं आएंगे, आपका काम बाधित होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ 12th, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। क्या बोलेंगे आप इसको? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब है कि भाई ऐसा ना करें, कुछ ऐसा ना करें, बंदे आ रहे हैं और बंदे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हो भाई, है ना, बंदे को निकाले जा रहे हो तुम, ऐसा ना करो। स्टेबल होना चाहिए, यानी वो आपके पास जो आपका टर्नओवर रेट है, जिसको कहते हैं लेबर टर्नओवर बोलते हैं हम इसको टेक्निकली, वो आपका लो होना चाहिए। नो होना चाहिए या लो होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नो होना चाहिए या लो होना चाहिए। और इसलिए हम इसको यहाँ पर इसने ये रूल दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी आपका उसको वो सिक्योर्ड रहेगा। अगर उसको लगता है कि भाई यहाँ पर हमको निकाले जाने का खतरा नहीं है तो सिक्योर रहता है, और जब वो सिक्योर रहता है तो वो बेटा लॉयल अमंग, लॉयल्टी बनी रहती है उसकी, और फिर वो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये टेंशन नहीं चल रहा होता कि कब हूँ कब ना हूँ। उसके दिमाग में ये टेंशन होता ही नहीं कि कब हूँ और कब नहीं हूँ, तो एफिशिएंसी उसकी क्या होती है? बढ़ती रहती है, ठीक है। और उसका जो कॉन्फिडेंस है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो भी उसका इम्प्रूव होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल के जो इम्पैक्ट हैं, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है जिसकी बात मैं कर रहा था, जो इसके पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, या इसके तुम कहते हो पॉजिटिव इफेक्ट्स, या इफेक्ट्स की बात सीधे करो, या जैसे मैंने पहले लिखा इम्पैक्ट की बात करो, वो क्या रहेगा? तो लॉयल्टी रहेगी, जैसे मैंने अभी बोला भाई लॉयल्टी रहेगी, है ना। एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी,
है ना, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी बच्चों, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन होएगी, अपनी नौकरी से बंदा क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा कि हाँ भाई हमको ठीक मिल रहा है, हमको जो काम मिल रहा है ये अच्छा है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये ना हो, इस नियम का पालन ना करो, अगर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का पालन ना करो तो आपका लेबर टर्नओवर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेबर टर्नओवर बढ़ेगा। इफ़ यू डू नॉट फॉलो, मैंने कहा इफ़ यू डू नॉट फॉलो इसको, अगर इफ़ यू डू नॉट फॉलो दिस तो क्या होगा, हाई लेबर टर्नओवर रेट, हाई लेबर टर्नओवर रेट, आपका लेबर टर्नओवर रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अच्छा, आपको मालूम जब लेबर टर्नओवर रेट ज़्यादा हो जाए, आपको बंदे तो चाहिए, यू नो नए बंदे आएंगे, पुराने जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो बार बार नए बंदे आ रहे हैं, तो वो नए बंदों को सिखाने में तो समय लगता है ना, यू पुट इन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन देम इफ़ यू वांट टू मेक देम नो हाउ योर इंटरप्राइज फंक्शंस, तो उसके लिए उसको सिखाना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक देम ट्रेन, यू विल हैव टू ट्रेन देम, यू नो हाउ यू वर्क, यू हैव टू ट्रेन देम। सो ट्रेनिंग में भी आपका कॉस्ट जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एम्प्लॉयज़ कैसा रहेगा भाई, वो हमेशा डरा हुआ रहेगा भाई, डरा हुआ सहमा हुआ रहेगा और इनसिक्योर रहेगा, इनसिक्योर, इसी को कहते हैं हम इनसिक्योर। जब वो डरा हुआ सहमा हुआ हो तो हम उसको कहते हैं इनसिक्योर, काम को लेकर के वो बिल्कुल इनसिक्योर रहेगा। सिलेक्शन ट्रेनिंग कॉस्ट मैंने इसलिए बता दिया, आपका बढ़ जाएगा, सिलेक्शन और ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, मैंने इसलिए बता दिया ना, हाई लेवल टर्नओवर होगा, भाई सिलेक्शन तो करोगे नए बंदों को, ट्रेनिंग दोगे तो कॉस्ट आपका बढ़ता जाएगा। तो ये इसके नहीं फॉलो करने की, वी डू नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल, यू हैव टू फेस दिस सिचुएशन, दिस टाइप्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू फेस। करेक्ट है, समझ में आई बात। चलिए 13वें और 14वें को देखते हैं, हेनरी फेयोल के 13 और 14th प्रिंसिपल को देखते हैं, बहुत ही ध्यान से इसको देखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द 13th प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। बेटा इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, एनकरेज टू वर्कर्स, मतलब होता है कि देखो तुम अपने वर्कर्स को एनकरेज करो ताकि वो सोचे, है ना, और तुम्हारे साथ शेयर करे कि किसी भी काम को ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क हो रहे हैं उन कामों को करने का कोई नया नायाब और बेहतरीन तरीका लेकर के हो रहा है। दैट इज व्हाट कॉल्ड इनिशिएटिव। And how can you write it? So should encourage the workers, encouraging the workers. It is what? Encouraging the workers, encouraging the workers. वर्कर्स को एनकरेज कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, क्या करने का, टू ब्रिंग, यू नो, टू ब्रिंग इन to think and bring in newer or better way of doing things, newer and better, प्रोत्साहित कीजिए, एनकरेज कीजिए वर्कर्स को, कोई दिशा में सोचें, इनोवेटिव हों, है ना। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इनिशिएटिवनेस। उनको मौके दीजिए, वो इनिशिएट करें, स्टार्ट करें, शुरू करें, नई चीज़ों की शुरुआत करें, ठीक। इससे क्या होगा, थिंग्स, न्यूअर बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स होगा तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाएगी और हमारी इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। मैनेजमेंट का तो डेफिनेशन ही यही है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन के गोल आपके इजीली अचीव हो जाएंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके जो इसको फॉलो अगर करते हो तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहली बात है
बिलोंगिंगनेस फील होता है उसको, किसी भी एम्प्लॉय को क्या लगता है, बिलोंगिंगनेस फील होता है उसको कि मैं इसी परिवार का सदस्य हूं। ठीक। क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है ना, क्रिएटिविटी बढ़ती है बंदों की। साथ में क्या होता है, मोटिवेशन, भाई साहब मोटिवेशन भी आपका बढ़ेगा। अच्छा, इफ यू डू नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल, तो क्या हार्म होएंगे, फॉलो नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा, फॉलो नहीं करोगे तो इसके नुकसान भी होंगे। फिर से डिससेटिस्फैक्शन, घर के बंदे जैसा भाव रहेगा नहीं, उसका अपनापन लगेगा ही नहीं कि मेरा भी है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है। उसको ये नहीं लगेगा कि भाई मैं जो है इसका हिस्सा हूं। और इट हिंडर्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी उसके जो लेटेंट, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी, तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा, रुक जाएगा ना। उसकी जो प्रतिभाएं हैं, जिन प्रतिभा को उसे बाहर निकलना चाहिए था, वो प्रतिभाएं उसके अंदर ही दम तोड़ देंगी। बच्चे, प्रतिभा दम तोड़ रही है अंदर, उसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, रुक गया हुआ। गॉट द पॉइंट्स। सो इसी जैसे मैं इसको बता रहा हूँ ना, इसी एस्पेक्ट में आपको इसको समझना है और सोचना है, याद रखना है, क्योंकि इसी पर्सपेक्टिव से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया है पेपर दे करके कि क्या कैसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही पूछे जाते हैं ना, इसके ये क्या है, इसके ये क्या है, और इससे क्या होगा। यस सर, नो? ठीक है। तो इनिशिएटिव के बाद हम इसका लास्ट प्रिंसिपल भी बात करेंगे, और वो है हमारा स्पिरिट डी कॉर्प्स। 14th प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स। मित्रों, इसका मतलब क्या होता है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, लॉयल्टी, डिवोशन। क्या, स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी, कोऑपरेशन, डिवोशन, ये सब इसके मतलब हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। ठीक है ना। तो अगर आप स्पिरिट डी कॉर्प्स को, इफ स्पिरिट डी कॉर्प्स को प्रमोट करते हो तो क्या मिलता है। अगर स्पिरिट डी कॉर्प्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसको अगर प्रमोट करते हो तो बदले में क्या मिलता है मालूम, सिंपली यूनिटी मिलेगी, एकता और कोऑपरेशन, एकता मिलेगी, सब एक जगह रहेंगे, वननेस। अच्छा, इसको फॉलो करेंगे तो इफ यू फॉलो द प्रिंसिपल और इफ यू डू नॉट फॉलो, इस पर्सपेक्टिव से इसको देखो। इफ यू फॉलो दिस ऑब्जेक्टिव और इफ यू डू नॉट फॉलो, अगर आप फॉलो करते हो तो अचीवमेंट ऑफ जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ऑन टाइम अचीव कर लोगे आप। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑन टाइम अचीव कर लोगे, समय से अचीव कर लोगे। यस और नो, ये आपको दिमाग में रखना है। टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, ये सब यहाँ पर आपको मिलेगा। और जब ये सब कुछ होगा तो पता है दोस्तों, आपकी एफिशिएंसी लेवल स्काई रॉकेटिंग हो जाएगी भाई साहब, बिल्कुल हायर एफिशिएंसी होएगी, आपकी एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, कोई दम नहीं है, लेकिन जब साथ आ गई तो ये बन गया मुक्का, किसी के मुंह पे मारो टूट जाएगा उसका जबड़ा। ठीक है। अगर इफ़ यू डू नॉट फॉलो दिस, देखो अगर आप इकट्ठे नहीं हो तो पता है कोई भी आपका सत्यानाश करके चला जाएगा, आप गोल अचीव नहीं कर सकते।
डिफ़िकल्टी इन अचीविंग गोल्स। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, गोल अचीव नहीं कर पाओगे, सही बात है। कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं रहेगा, वो कुछ करेगा, वो डिपार्टमेंट कुछ और करेगा, वो आएगा ही नहीं टाइम से, तो काम कैसे होगा। आप 4 बंदे मान लो मिलके काम करते हो, सब चारों की अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, चारों में कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, स्पिरिट है, टीम स्पिरिट है, अगर तो चारों आओगे, मेरा टीम, नहीं तो क्या करेगा, एक बिक जाएगा, नहीं आएगा, है ना। सो डिफिकल्टी इन अचीविंग गोल्स और कन्फ्लिक्ट हो सकता है, एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन हो सकता है, यार इसकी वजह से ना हम हार गए, यही है, यही बिका था, सट्टेबाजों ने इसी को खरीद लिया था, तूने ही कैश ड्रॉप किए, तेरी वजह से टीम हार गई, है ना। ये सब चीज़ें आ सकती हैं। सस्पिशन होगा, ये ठीक से नहीं खेल रहा, ये मन लगा के नहीं खेल रहा, ये मन लगा के काम नहीं कर रहा, दैट इज बिकॉज ऑफ नॉट, इफ यू डू नॉट फॉलो द स्पिरिट ऑफ वननेस, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, spirit of coordination, team spirit, if you do not follow, you'll have to face all this in an organization, and management has to look into all this. He has to organize his things in such a way, or he has to marshal his resources, whether it is physical resources or human resources. He has to marshal his resources in such a way that he is able to follow, these principles are being followed in the organization for the organizational good. Okay, for the organizational good. Understood friends? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और अब हम करेंगे टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, देखो हेनरी फेयोल के ना साइंटिफिक टेक्निक्स थे और साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। तो हेनरी फेयोल के, तो एफ डब्ल्यू टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हैं और टेक्निक्स भी हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको क्या करूँगा, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो अलग से बताऊंगा, और जो एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो मैं आपको अलग अलग से, आपको ध्यान में रखना है कि टेक्निक क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है और टेक्निक क्या है। तो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं एफ डब्ल्यू टेलर के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन है भाई? एफ डब्ल्यू टेलर, इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो इसने 4 प्रिंसिपल दिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल दिए। ये प्रिंसिपल है, याद रखना है, ठीक। पहला दिया साइंस नॉट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब क्या है कि देखो स्टैंडर्डाइजेशन, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो स्टैंडर्डाइजेशन पे बिलीव करती है। जो एफ डब्ल्यू टेलर है स्टैंडर्डाइजेशन पे बिलीव करती है, एसओपी ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, ना कि
ना कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है। अच्छा करके देखते हैं, ट्रायल एंड एरर जिसको हम बोलते हैं, हिट एंड ट्राई, ठीक है, करके देखते हैं देखो क्या होता है। उस पर बेस नहीं है। ये कहता है कि जो बेस्ट वे ऑफ, आप क्या करेंगे, सेलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, कि जॉब को करने का बेस्ट मेथड क्या है। और आपने कैसे ये पता किया, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके आपने ये स्टैंडर्ड डिराइव किया या डिवाइस किया। एक्सपेरिमेंट करके आपने स्टैंडर्ड डिवाइस किया और अब आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि इस स्टैंडर्ड में सबसे कम समय लगता है और सबसे बेहतरीन आउटपुट होता है। सबसे बेहतर आपका मेथड होता है, सबसे कम समय लगता है और बेहतरीन आउटपुट होता है। तो किसी भी जॉब को करने के लिए आपको ये एक स्टैंडर्ड तय होना चाहिए और ये स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे आता है। और एक्सपेरिमेंट्स में इसके भी एक्सपेरिमेंट्स हैं डब्ल्यू टेलर के, टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, ये सारे इन सारे बेसिस पे डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, वो प्रोसेस जिसमें आपको कम से कम समय लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होगा। ठीक है ना, समझ में आई बात कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये पहला इसका प्रिंसिपल हो गया। इसका दूसरा प्रिंसिपल उसने दिया, उसने कहा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी, भाई मिल के काम करो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। माने जो मैनेजमेंट है और वर्कर्स हैं, एक्चुअली एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल है ना, शॉप फ्लोर का प्रिंसिपल है, फैक्ट्री के हिसाब से प्रिंसिपल है इसका, ठीक है ना, फैक्ट्री मैनेजमेंट के बेस पे इसका सारा प्रिंसिपल है। ठीक है, बेथेलम स्टील कंपनी में काम करता था और उसके बाद फिर बहुत मैकेनिकल इंजीनियर था ये। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसने कहा कि भाई झगड़ा क्यों करते हो, झगड़ा मत करो, मिल के काम करो, है ना। यानी उसने ये भी कहा कि देखो भाई बायलैटरल मेंटल रिवॉल्यूशन, एक टर्म यूज होता है बायलैटरल मेंटल रिवॉल्यूशन। अब इसको क्या कहते हैं, बायलैटरल का मतलब क्या होता है, दो तरफा वर्कर और मैनेजमेंट, दो तरफा वर्कर और मैनेजमेंट, दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैंने कहा बायलैटरल, इसको बायलैटरल मेंटल रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये बायलैटरल मेंटल रिवॉल्यूशन क्या हो गया, दो पार्टीज है ना, वर्कर भी है और मैनेजमेंट भी है, तो बायलैटरल हो गया। इन दोनों के बीच में मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब ये इसके बारे में पॉजिटिव सोचेगा और मैनेजमेंट इसके बारे में पॉजिटिव सोचेगी। वैसे क्या होता है, दोनों एक दूसरे से टग ऑफ वॉर रहता है, दोनों के बीच में रसाकसी चलती रहती, तनातनी चलती रहती। नहीं, मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब कि आप वर्कर मैनेजमेंट के बारे में पॉजिटिव सोचिए और मैनेजमेंट आप वर्कर को के बारे में पॉजिटिव सोचिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड चेंज योर माइंड, जस्ट चेंज योर माइंड, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव फॉर वर्कर्स एंड हे वर्कर्स स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव फॉर मैनेजमेंट। दैट इज व्हाट कॉल्ड मेंटल, तभी आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, तभी आपकी गाड़ी क्या चलेगी, अच्छी चलेगी ओवरऑल। तो वर्कर्स, देखो टेलर ने सजेस्ट किया कि वर्कर्स वुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल गेन्स, मैनेजमेंट शुड शेयर द प्रॉफिट्स विद इट्स वर्कर्स। कैसे, अच्छा देखो, वर्कर कैसे मैनेजमेंट के बारे में सोचेगी, मैनेजमेंट कैसे वर्कर के बारे में सोचेगा। भाई देखो, वर्कर क्या करेगी, मेहनत से काम करेगी, दिल से काम करेगी, लॉयल्टी से काम करेगी, ठीक, अच्छे से काम करेगी, समय से आएगी, परेशान नहीं करेगी मैनेजमेंट क्या करेगा, वर्कर की वजह से ही प्रॉफिट अर्न किया है, तो मैनेजमेंट इसको प्रॉफिट का हिस्सेदारी देगी। समझ रहे हो, तभी हुआ ना मेंटल रिवॉल्यूशन, बायलैटरल मेंटल रिवॉल्यूशन। बोलने से थोड़ा ही ना होता है, करने से होता है ना। ये जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का हिस्सा इसको देगा, वर्कर खुश हो गए, वर्कर क्या करेंगे, शांति से काम करेंगे, तो सिचुएशन क्या रहेगी, हार्मोनियस सिचुएशन रहेगी,
झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा नहीं होगा तो काम में रुकावट नहीं होगा। झगड़ा होने से स्ट्राइक हो जाता है ना, लॉकआउट्स हो जाते हैं, है ना, बहुत ही क्रियाटिक सिचुएशन हो जाता है, तो वो नहीं होगा। अब क्या हो गया, हमारे यहाँ शांति है, परम शांति व्याप्त है। तो अब इस शांति के माहौल में काम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, लोग बड़े ही प्रसन्न मन से काम कर रहे हैं। दे ऑल आर हैप्पी, दे आर हैप्पीली involved in their work, they are carrying out their job with utmost efficiency and utmost efficiency and carrying the organization to its pinnacle, to its height, right, fine। तो माहौल इस बढ़िया। तीसरा देखो, तीसरा जो इसने बोला कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट, अरे अपने बारे में मत सोचो यार, इंडिविजुअलिज्म, अपने बारे में मत सोचो यार, कोऑपरेट करो, सिर्फ कोऑपरेट करना है। मतलब क्या करना है, कोऑपरेशन नॉट, फिर यहां पर हमने दो लोगों को पकड़ लिया, हमने फिर से दो लोगों को पकड़ लिया, हमने मैनेजमेंट को पकड़ लिया और हमने फिर से वर्कर को पकड़ लिया। इसमें भी इसने दो लोगों को पकड़ा। मैनेजमेंट को हाई प्रॉफिट के लिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, वर्कर्स को कोऑपरेट करना चाहिए ना, दे हैव टू, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। कैसे, मैनेजमेंट वर्कर्स को क्या करे, इंड्यूस करे, मोटिवेट करे कि बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स हमको सजेस्ट करो, एक सजेशन बॉक्स रखे, उस सजेशन बॉक्स में वर्कर्स अपने सजेशंस फ्रीली मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकें, है ना। और अगर मैनेजमेंट कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहती है तो वर्कर्स के साथ मिलके वो डिसीजन ले, दैट इज व्हाट कॉल्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक, कि मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ मिलके इन ट्यून विद द वर्कर्स, यू नो, they are taking important decisions, while taking important decisions they are consulting the workers, है ना, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, और साथ में ये भी कि ये जो वर्कर्स हैं वो भी अनरीजनेबल डिमांड ना करें मैनेजमेंट से। अभी पिछले साल ही तो 10%, या पिछले साल, या अभी जो पीरियड है, पीरियड ऑफ स्लो डाउन है, और इस पीरियड ऑफ स्लो डाउन में ही जबकि प्रॉफिट बहुत ही मुश्किल से निकल पाता है, काम बहुत ही मुश्किल से हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे ही थोड़े से वीक हो गए हैं, तो आप इस टाइम में कहते हो कि हमारी 10% सैलरी बढ़ा दो, मैनेजमेंट कहाँ से बढ़ाएगी। तो ये हो गया अनरीजनेबल डिमांड। तो अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं होने चाहिए उसकी तरफ से, वर्कर्स की तरफ से, दोनों तरफ से होगा तभी होगा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चौथी बात जो इसने कहा कि, चौथी बात इसने कही कि डेवलपमेंट of employees to their development of employees to their greatest efficiency and prosperity। मौका दो, एम्प्लॉयज़ को मौका दो, यानी उनको ट्रेन करो, ट्रेनिंग दो, अप स्किल करो, उसको क्या करो, अप स्किल करो। अप स्किल करोगे तो क्या मिलेगा उसको, एफिशिएंसी उसकी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो लाइफ में डेवलप करने का उसको मौका मिलेगा, ठीक है ना। क्या करो, उसको स्किल प्रोवाइड करो, पूरा पॉसिबिलिटी दो कि वो अपने आप को एक्सपैंड कर सके, एक्सप्लोर कर सके, डेवलप कर सके, और डेवलप होगा तो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी को अचीव करेगा, और इससे भाई साहब आप समय पर उसको सैलरी देंगे, इंक्रीमेंट देंगे, उसके स्किल में डेवलपमेंट हुआ, अप स्किलिंग हुई, हायर पोस्ट पे उसको गया, उसको क्या मिला, हायर सैलरी मिली और बेनिफिट्स मिले, उसकी प्रॉस्पेरिटी क्या हो गई, बढ़ गई। प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ी उसके, ठीक है ना। तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ी,
अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो, जैसे ट्रेनिंग डेवलपमेंट आपने किया, तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट करके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अप स्किलिंग होएगी, प्रमोशन होगा, या किसी और जॉब में अगर हो जाता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी वो कहीं और जाता है, तो डेवलपमेंट होता है उसको, है ना। बात सुन आई। तो ये जो 4 है ना बेटा, ये प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये 4 जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के FW टेलर के क्या है? प्रिंसिपल्स हैं। स्टोरी समझ में आ गई सारी? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? वेरी ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अब इसी तरीके से टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ले लेते हैं। इसके टेक्निक्स क्या क्या हैं? जिस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इसने डिवाइस किया ना, उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डिवाइस करने के लिए, उन साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए टेक्निक्स उसने बनाया। उस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो किया जा सकता है, इसके लिए इसने क्या किए? टेक्निक बनाया। तो इसने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट की इसने 5 टेक्निक बनाए बॉस, ठीक है ना, 5 टेक्निक्स बनाए। चार है 5 है टेक्निक्स। हाँ, मुझे लगता है 5 हैं। एक डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद एक उसमें क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क, ठीक है, और एक वर्क स्टडी और फंक्शनल फोरमैन। 4 ही है ना? अच्छा। तो देयर इज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक है ना, वो पहला क्या हो गया? सबसे पहला हो गया आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब हो गया कि आपने क्या किया, इसका मतलब क्या, देखिए ध्यान समझिएगा, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन। इसका मतलब यही है कि इसने क्या किया, प्लानिंग को और एग्जीक्यूशन को, दोनों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। और इस फंक्शनल फोरमैनशिप की वजह से पता है क्या हुआ? फंक्शनल फोरमैनशिप की वजह से आपने क्या किया, वर्कर्स को आपने अपने यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया। सिस्टम क्या चेंज किया? देखिए, आपने यहाँ पर एक बना दिया फैक्ट्री मैनेजर, ऐसे करके इसको समझिए। यहाँ आपने फैक्ट्री कैसे करके प्लानिंग को और एग्जीक्यूशन को दोनों किसने अलग कर दिया? तो फैक्ट्री मैनेजर बना दिया। अब उस फैक्ट्री में आपने 2 डिपार्टमेंट बना दिया। इसने क्या किया, 2 सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिए। एक डिपार्टमेंट बना दिया प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट क्या बना दिया इसने? प्लानिंग डिपार्टमेंट बना दिया, और एक बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर देख लो कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बॉस, इस रूल का मतलब ये है, इस टेक्निक का भी है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग कर देना। इसलिए हमने बोला फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन मतलब क्या? फैक्ट्री का इंचार्ज, समझ गया ना। उस फैक्ट्री का जो बॉस है वो हो गया फोरमैन, है ना। जो ग्राउंड लेवल पे वर्क होता है वो हो गया आपका फोरमैन, ठीक है। तो आपने 2 डिपार्टमेंट कर दिए, 2 डिपार्टमेंट कर दिए। अब बीच में रख दिया वर्कर को, कहा कि देखो भैया तुम काम करने वाले हो, तुम यहाँ रहोगे, ठीक है। और हमने क्या किया, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमने बना दिया, बंदों को निकाल रख दिया। एक लिया रूट क्लर्क, इसका काम क्या है? काम किस प्रोसेस होगा, किस रूट पे चलेगा, यानी फर्स्ट यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसे करके जो जाएगा
उसके लिए हमने एक बंदे को नियुक्त किया जिसका काम है रूट डिसाइड करना, दे आर कॉल्ड रूट क्लर्क। अच्छा, दूसरा हमने फिर कहा, हमने कहा देखो यार, एक रहेगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, उस कार्ड पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे किसको क्या करना है और कब करना है। सो दे आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, फिर है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है, इसका काम जिम्मेवारी क्या है कि समय कितना लगा और क्या कीमत लगी, इसका पूरा ब्यौरा देना, लेखा जोखा रखना, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम है। फिर शॉप डिसिप्लिनेरियन, शॉप डिसिप्लिनेरियन, शॉप फ्लोर पे डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला भी एक होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे शॉप डिसिप्लिन। और ये सारे क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सारे कहाँ के लोग हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट के। और रॉब सब किस पे झाड़ते हैं, वर्कर पे झाड़ रहे हैं भाई, किस पे झाड़ रहे हैं, वर्कर पे झाड़ रहे हैं। यानी एक वर्कर होगा, जिस वर्कर के यार देख रहे हो 4 इधर से बॉस हो गए और 4 उधर से भी होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी होंगे। कौन कौन होंगे देखो, एक होगा गैंग बॉस, जो सारे के सारे जो वर्कर होंगे ना उसका लीडर होगा गैंग बॉस। दूसरा होगा तुम्हारा स्पीड बॉस, किस स्पीड पे काम करना है वो ये मेंटेन करेगा। ठीक, तीसरा होगा मेंटेनेंस बॉस, देखो इसका काम क्या है, मशीन अगर ख़राब होती है तो उस मशीन को ठीक करवाने का इसका जिम्मा रहेगा, ये बॉस है। किसको भेजेगा, ये वर्कर को भेजेगा, जा मेंटेन करके। मैं स्पीड कितना होना चाहिए मशीन का, ये वर्कर को बताएगा, इतना स्पीड होना चाहिए, ज़्यादा स्पीड मत करना, काम का स्पीड। गांव गैंग बॉस होगा, इस सब का जो है ना, जितने भी हैं सबका ये हेड होगा, हेड करेगा। उसके बाद एक होगा इंस्पेक्टर, जो जा करके तुम्हारे काम को देखेगा कि तुमने कितना ठीक किया। ये सब किसको भारी पड़ेगा, इस केस में क्या है कि तुम्हारे वर्कर के, जो भी वर्कर हैं तुम्हारे, उस वर्कर के कितने लोग हो गए, 2 डिपार्टमेंट के हिसाब से, उस वर्कर बेचारे के जो है ना सुपरवाइजर्स हो गए, 4 सुपरवाइजर्स, मतलब 8 सुपरवाइजर हो गए। बेचारे एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, तो उसके कितने सुपरवाइजर हो गए, 8 सुपरवाइजर्स हो गए। एक वर्कर कितने सुपरवाइजर के अंदर में हो गया, 8 सुपरवाइजर के अंदर में हो गया। तो इनको ये आंसरेबल होंगे फर्स्ट 4 लाइन सुपरवाइजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है ना, और 4 सुपरवाइजर, अदर 4 सुपरवाइजर्स एसोसिएटेड टू प्लानिंग डिपार्टमेंट। सो दिस वर्कर इज आंसरेबल टू these 4 simultaneously to these 4. What comes under functional foremanship? What has been done here? Planning and executions are separated. Understood? And that is all from my side for today. Right, guys?